नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हरिद्वार के ही रानीपुर झाल में गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें बलिदान दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और राज्यपाल ने अकादमी के उच्च शोध पीठ के ही विद्वानों से मुलाकात कर उनके शोध कार्यों की विस्तृत जानकारी ली है और इसके साथ ही गुरु तेग बहादुर जी के महान बलिदान और उनके आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित किया है। तो वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रस्तावित हरिद्वार दौरा रहा है। आपको बता दें कि किन्हीं कारणों से रद्द भी कर दिया गया था ये दौरा और इसके साथ ही आपको बताएं कि आधिकारिक पुष्टि की जा चुकी है। वहीं पर आपको दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सीएम धामी और इसके साथ ही बड़ी अपडेट दे दें कि प्रगति मैदान में ही नई दिल्ली में ये भव्य आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम धामी पहुंचे और व्यापार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी में ही आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम को ही प्रमुखता दी गई है और मेले में देश भर और विदेशों से आए व्यापारिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने मेले का उद्घाटन करते हुए कहा है कि ऐसे आयोजन भारत की व्यापारिक क्षमता और वैश्विक स्तर पर हमारी मौजूदगी की मजबूती देते हैं और वहीं पर मेले में ही कई क्षेत्रों के उत्पादों और नवाचारों का केंद्र बना दिखाई दिया है। आपको बता दें कि विशेष रूप से ही MSME हस्तशिल्प और इसके साथ ही तकनीकी उत्पादों को ही प्रदर्शित भी किया गया है। सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और उत्तराखंड राज्य स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष पर 25 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आज इस विशेष अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। और जब भी मैं अपने उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहनों के बीच में होता हूं या किसी समारोह में होता हूं, किसी भी कार्यक्रम में होता हूं, तो सभी का प्रेम, सभी का अपनापन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपने परिवार के बीच में ही हूं। हमारे उत्तराखंडी भाई बहन अपने राज्य से चाहे कितनी दूर रहें, लेकिन वो अपनी लोक आस्था, संस्कृति, खान पान और अपनत्व की भावना को सदैव जीवंत रखते हैं, सदैव उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत सारे उत्तराखंडी भाई बहन जो देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनकी दहलीज पर आज भी ऐपण की कलाकृति देखने को मिल जाती है, जो उत्तराखंड की पहचान है। मैं आज इस कार्यक्रम में आने से ठीक पहले आज तीर्थराज पुष्कर अजमेर में राजस्थान में था। वहां के पर्वतीय समाज द्वारा निर्मित उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम का आज वहां पर उसके द्वितीय भवन का आज लोकार्पण किया गया। हमारे उत्तराखंडी समाज द्वारा किसी भी दूसरे राज्य में इस प्रकार से सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का यह प्रयास बहुत अद्वितीय है। उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं कि यहाँ भी हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे जिस प्रकार से हमारी परंपरागत परिधानों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी ऐपण संस्कृति को, हमारी कला को, अनेक प्रकार के हमारे उत्तराखंडी भाई बहन जहाँ भी मुझे मिलते हैं वो अपनी इस विशेष परंपरा और पोशाक में मिलते हैं। भाइयों बहनों, ये मेला हमारी संस्कृति, हमारे हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने का विशेष अवसर है और वहीं इस मेले में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या
के माध्यम से भी हमारी संस्कृति और हमारी लोक कलाएं, उत्तराखंडी परंपराओं की एक जीवंत झलक यहां हमको देखने को मिलती है। मैं इस सांस्कृतिक संध्या को यादगार बनाने वाली सभी कलाकारों की टीमों को, सभी आयोजकों को मैं बहुत बधाई देता हूं। सांस्कृतिक दलों का भी अपनी ओर से हृदय से उनका भी यहां अपनी प्रस्तुति देने के लिए बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही में उत्तराखंड के सभी उद्यमियों का, विशेषकर छोटे छोटे उत्पाद बनाने वाले, आज हमारी मिठाइयाँ, चाहे वो बाल मिठाई हो, चाहे हमारी आज संस्कृति हो, या आज हिलांस या हाउस ऑफ हिमालय आज हमारा ब्रांड हो, या अनेक प्रकार के हमारे आज मिलेट्स के द्वारा बनाए जाने वाले व्यंजन हो, मिलेट्स हो, जिस प्रकार से, या अभी मैं यहाँ आने से पहले जैसे ही हम नीचे उतर रहे थे तो लोहे के बर्तन बनाने वाले जो हमारे शिल्पकार भाई हैं, वो हमारी कला और हमारी संस्कृति को आज पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये मेला उनको एक विशेष मंच अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने का मिलता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी रजत जयंती वर्ष पर देहरादून में उन्होंने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए वन डिस्ट्रिक्ट और वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने का आह्वान किया है। मेरा मानना है इस पहल के माध्यम से हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले मेलों को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिलेगी और इनके माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को, हस्तशिल्प को, लोक कला को, पर्यटन को और संस्कृति को भी एक नई स्फूर्ति प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, पेयजल हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, खेल हो, अभी आप सब लोगों ने देखा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के अंदर बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुए और देवभूमि खेल भूमि की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर हो गई। हमारे खिलाड़ियों ने इस पूरे राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता में 103 पदक जीतकर एक इतिहास बनाने का भी काम किया। वहीं हम अनेक माध्यमों से लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बने, उसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम जहां केदारखंड और मानसखंड दोनों ही क्षेत्रों में हमारे मंदिर है, हमारे धार्मिक स्थल है, उनका सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं, नवनिर्माण भी कर रहे हैं, पुनर्निर्माण भी कर रहे हैं। वहीं हरिपुर कला कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर की निर्माण की दिशा में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। यही नहीं, आज दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भारतमाला पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नया आयाम प्रदान किया जा रहा है। हमने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था और ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। इस समिट के अंतर्गत प्राप्त हुए 3,56,000 करोड़ के निवेशों पर जो समझौते हुए थे, उसमें से 1 लाख करोड़ के निवेशों को जो प्रस्ताव थे उनको धरातल पर उतारने पर हमें सफलता प्राप्त हुई है। यानी कि 1 लाख की ग्राउंडिंग अभी तक हो गई है। राज्य में पहले कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों को अनेक विभागों से लेना पड़ता था, जिसमें बहुत टाइम लग जाया करता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने जहां एक और उद्योगों के लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया है, जिससे हमारे उद्यमियों को अब अलग अलग विभागों से स्वीकृति लेने के लिए न भटकना पड़े, उनको अपना समय खराब न करना पड़े। वहीं हमने नई औद्योगिक नीति, नई लॉजिस्टिक नीति, नई स्टार्टअप नीति, नई एमएसएमई नीति, नई टूरिज्म नीति, ऐसे फिल्म नीति सहित 30 से भी अधिक नीतियों को लाकर उद्योगों को बेहतर माहौल बनाने का अवसर भी प्रदान किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी
कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हम स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ा रहे हैं। वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे जो पारंपरिक रूप से बनने वाले उत्पाद हैं, आज उनको देश और दुनिया के अंदर व्यापक पहचान दिलाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के भी बृहद रूप से कार्य किया जा रहा है। आपने देखा 5 अगस्त से भीषण आपदा का पूरे प्रदेश को सामना करना पड़ा है। प्रत्येक वर्ष हमको आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है, अनेक परेशानियों से जूझना पड़ता है, लेकिन इन सभी का सामना करते हुए पिछले 4 वर्षों में हमने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 23-24 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में उस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हाँ, हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लब जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्म वेशधारियों और जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है। यही नहीं, अभी हाल ही में हमने प्रदेश में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके परिणाम 1 जुलाई 2026 के बाद दिखाई पड़ेंगे। आप प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे में राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस यदि नहीं पढ़ाया जाएगा तो ऐसे मदरसों की मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है पिछले 4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक नौजवान युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने बीते 4 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं वो राज्य गठन के पश्चात से लेकर अभी तक 2 गुना से भी अधिक है। इसके साथ ही हम राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। अब कोई किसी वर्ग में हो, किसी सेवा में काम करता हो, यदि अपनी सेवा में कहीं लापरवाही बरतेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इसके परिणाम सबके सामने आ गए हैं। पहले के समय में आपने देखा होगा केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती थी, औपचारिकता पूरी की जाती थी, छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाइयां होती थी, लेकिन बड़े बड़े जो अपनी लापरवाही करने वाले थे, भ्रष्टाचार करने वाले थे, उन तक पकड़ नहीं हो पाती थी, उन तक शिकंजा नहीं कसा जाता था। भाइयों बहनों, हमने एक जो परिपाटी थी उस परिपाटी को भी बदलने का काम किया। छोटा हो बड़ा हो, यदि कहीं भी कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपको अपडेट बता दें, जहां पर गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस पर अवकाश को लेकर बड़ी अपडेट है, जहां पर 24 नवंबर की जगह पर अब 25 नवंबर को अवकाश रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बताते चले
कि उत्तराखंड सरकार ने बड़ा अपडेट दे दिया है। प्रशासनिक निर्णय लेते हुए गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस का ही अवकाश जो है अब 24 नवंबर की जगह पर 25 नवंबर को घोषित किया गया है और इस संबंध में ही शासन ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो तिथि निर्धारण में ही सुधार के बाद अवकाश को पुनर्निर्धारित किया गया है ताकि शहीद दिवस का ही पालन सही तिथि पर किया जा सके। आदेश जारी होते ही राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और इसके साथ ही विभागों को संशोधित अवकाश कैलेंडर भी भेज दिया गया है। तो बड़ी अपडेट देहरादून से सामने आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, गुरु तेग बहादुर दिवस के अवसर पर अवकाश अब 24 नवंबर को नहीं 25 नवंबर को होगा। अब आपको बड़ी अपडेट बताते चलेंगे, जहां पर आपको जानकारी दे दें कि बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू है और शीतकाल के लिए ही 25 नवंबर को कपाट बंद होंगे। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोपहर 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और इसके साथ ही मंदिर को ही 12 क्विंटल फूलों से भी सजा दिया गया है। तो भव्य मंदिर सजकर तैयार है। बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोपहर 2:56 पर ही बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। पंच पूजा के ही साथ शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और धाम के कपाट ही 25 नवंबर को दोपहर बाद ही 2:56 पर ही बंद किए जाएंगे। बता दें, परंपरा के अनुसार ही कपाट बंद करने से पूर्व बद्रीनाथ धाम में ही पंच पूजा भी का जो विधान है उसको भी पूरा किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम में पंच पूजा का विधान पूरा किया जाएगा और इसके साथ ही शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट और 25 नवंबर दोपहर बंद होंगे कपाट। परंपरा के अनुसार ही धाम में पंच पूजा भी की जाएगी। तो फूलों से बद्रीनाथ को सजा दिया गया है और अब दोपहर में ही कपाट बंद होंगे। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां पर दिव्यांग प्रमाण पत्र से ही 51 शिक्षक भर्ती हुए हैं। तो राज्य मेडिकल बोर्ड की ही जांच में ये बड़ा खुलासा किया गया है और शिक्षा विभाग ने अपात्र शिक्षकों को नोटिस भी भेज दिया है। तो शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजकर जवाब भी मांग लिया है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजकर जवाब भी मांग लिया है। तो उत्तराखंड शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का ये मामला सामने आया। दिव्यांग प्रमाण पत्र से 51 शिक्षक भर्ती हुए हैं, ये अपडेट सामने आ रही है और राज्य मेडिकल बोर्ड की जांच में ये बड़ा खुलासा किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने अपात्र शिक्षकों को नोटिस भी भेज दिया है। तो शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनके परिवार को परेशान करने वाली महिला उर्मिला सनावर के खिलाफ अब उनकी धर्मपत्नी रविंदर कौर राठौर खुलकर सामने आ गई हैं। पिछले कई दिनों से ही उर्मिला सनावर लगातार सोशल मीडिया पर राठौर को अपना पति बताने और वीडियो फोटो वायरल करने और झूठा प्रचार करने में लगी हुई थी। इस मामले पर ही पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए रविंदर कौर ने साफ कहा कि ये महिला एक एक्टर है और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक्टिंग कर रही है और इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और ये बिना किसी तथ्य के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर के नाम पर फर्जी दावे का मामला सामने आया, जिसमें पत्नी रविंदर ने उर्मिला सनावर जिनका नाम है, उन्होंने मोर्चा भी खोल दिया है। रविंदर कौर ने कानूनी कार्रवाई की भी अब चेतावनी दे दी है। ये मेरे जो पति हैं, ये अभी आपने देखा होगा रविदास का जो उद्घाटन हुआ था, उसमें मंदिर का निर्माण करने के लिए उसमें मेरे पति सुरेश राठौर जी को बुलाया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये वहां पर गए थे मुख्य अतिथि, मुख्य वो रविदासाचार्य बनके। तो उसी वजह से ही सब लोगों के इसके मन में ज्यादा भावना आ गई कि फिर ये रविदास पीठ का पूरे समाज में इन्होंने एकजुट होने का काम करा है, पूरा इकट्ठा करा है इन्होंने समाज। और हर बार जाते हैं, कहीं कहीं बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, सबको पूरे समाज को इकट्ठा करा है। लेकिन इस महिला ने जो हमारे जो सूर्यभान कटारिया जी हैं और विजय प्रेमी जी हैं और
उनको भी इस पर ताड़ित करा है और उनको भी तोड़ने का काम करा है हमारी पीठ को। इससे ज्यादा महिला हमने नहीं देखी गंदी। हाँ बिल्कुल, षड्यंत्रकारियों ने ही जो हमारे साथ रहते थे, मैं आज आपके सामने उनका नाम खुल के दूंगी। किशोर पाल है जो हमारा पीआरओ था, उसने भी उर्मिला के साथ मिलकर एक ऑडियो जारी करा है। जब सब कुछ करने के बाद वो वीडियो ऑडियो जारी करा है, वो ऑडियो मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगी। जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ, मैं आपको दे दूंगी। इन दोनों ने जो कहानी गढ़ी है, कैसे मेरे पति को षड्यंत्र के द्वारा बदनाम करने की कोशिश करी गई है, मेरे पति का कैरियर समाप्त किया गया है, मेरे घर परिवार को तोड़ने की कोशिश करी गई है, ये सारी मैं आपको ऑडियो दूंगी। और वो एक्टर है, उसका काम है एक्टिंग करना। उसका काम ही एक्टिंग करना है और एक्टिंग के तहत उसने ये सब कुछ करा है। रोना धोना उसे ही आता है, वो 1 मिनट में हंस देगी और 1 मिनट में रो देगी। बिल्कुल, मैं तो देखो ये सोशल मीडिया जो है स्तंभ 14 की है, चौथे नंबर पे आता है, तो मैं इसका बहुत मान सम्मान करती हूँ। और मैं ये भी मीडिया के माध्यम से ये भी कहूंगी कि भाई इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और पहले ये मेरे पति का नाम हटाए, किस नाते से ये मेरे पति का नाम लगाती है, और फिर अगर कुछ भी है तो ये अब इसके पास अगर कोई प्रूफ है मेरे पति की कि भाई हाँ मैं इसकी पत्नी हूँ, ये है मेरे पास प्रूफ, तो वो आपको दिखा दे साक्ष्य लाके। तो देहरादून से एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। मामले में अवैध धर्मांतरण का भी प्रकरण सामने आ चुका है। महिला का ये धर्मांतरण किए जाने के संबंध में अब सुराग भी मिल गए हैं। बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर धर्मांतरण के संबंध में पुलिस को कई सुराग मिले हैं। हिंदू महिला के मुस्लिम नाम से दस्तावेज भी सामने आए हैं। मुस्लिम नाम से ही बने बांग्लादेशी दस्तावेज ये सामने आए हैं। रीना चौहान को फरजाना अख्तर बनाकर निकाह किया गया था, ऐसा मामला सामने आया है। तो पुलिस ने रीना चौहान नामक हिंदू महिला के धर्मांतरण के प्रकरण में ही बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी की है। और इसके साथ ही पहली जांच में ये पता चला है कि महिला का धर्मांतरण कर उसे मुस्लिम नाम फरजाना अख्तर से दस्तावेज बनवाए गए हैं। तो पुलिस को इस संबंध में कई सुराग भी अब मिल चुके हैं, जिनके आधार पर पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आरोप ये भी है कि महिला को उसके इच्छा के खिलाफ ही धर्म परिवर्तन कराया गया है। संबंधित दस्तावेज तैयार किए गए थे और अधिकारियों का ये भी कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को और व्यापक बनाया गया है और इसके साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई जल्द पूरी की जाएगी। एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर देहरादून आ रही फ्लाइट से पक्षी टकरा गया और जिससे कि मुंबई से देहरादून बताया जा रहा है ये फ्लाइट आ रही थी और लैंडिंग से पहले ही विमान से पक्षी टकरा गया है। और इसके साथ ही एयरबस 320 प्लेन में ही 186 यात्री भी सवार थे। तो बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर एयरबस 320 प्लेन में ही 186 यात्री भी सवार थे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून आ रही फ्लाइट से पक्षी टकरा गया और मुंबई से देहरादून आ रही फ्लाइट ये बताया जा रहा है आ रही थी और लैंडिंग से पहले ही विमान से पक्षी टकरा गया। एयरबस 320 प्लेन में ही 186 यात्री भी सवार थे। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होते होते बच गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एयरबस बताया जा रहा है कि यह हादसा होते होते रह गया। राजधानी देहरादून में पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर से ही लेकर देहात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया है। ये कदम दिल्ली में ही हालिया आतंकी घटना के बाद उठाया है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वाहन चालकों और आम जनता की सख्ती से ही जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। अभियान के दौरान ही सभी संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।